जी स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। जी आपको मेरी आवाज़ साफ आ रही है? जी जी सर। सर। जी। जी सर। हेलो। जी जी, आपकी आवाज साफ आ रही है सर। बस ठीक हो गया। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह करके हम अपने आज क्लास का आगाज़ करते हैं। इसमें पहले तो मैंने आपको जो चीज़ें बतानी हैं उनको गौर रखिएगा कि हमने क्या क्या पूरे सेशन में पढ़ना है और क्या क्या चीज़ों को हमने प्रैक्टिकली देखना है। तो इसमें मैं कुछ जो है ना, ये स्प्रेडशीट है मेरे पास, इसमें मैं कुछ लिखूंगा, इसको आपको मैं शेयर भी करूंगा और प्रैक्टिकली भी मैं आपको इसका सिलसिला मैं दिखा दूंगा कि इसमें हमने आयरस को जो है उसको भी हमने डिस्कस करना है। उसमें मैंने आपको अपनी जो एक मेरी रिटर्न है जो मैं फाइल करता हूँ हर महीने, जो मैं किसी का काम करता हूँ, तो उसमें जो प्रैक्टिकली है वो चीज़ें प्रैक्टिकली भी दिखा दूंगा। फिर हम उसके बाद उनको इन डिटेल अगले लेक्चर्स में एक एक करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है? तो ये आप सबको ये स्प्रेडशीट नज़र आ रही है एक्सेल की? यस जी सर। सर, हेलो। नजर आ रही है। जी सर जी। जी सर, जी। नजर आ रही बस ठीक हो गया, ग्रेट। तो इसमें हमने इसमें आगाज ये करना है कि इसमें बहुत सारा अब सेल्स टैक्स जो है ना वो एक्सपेंड हो गया है, और एक अच्छे जो टैक्स कंसल्टेंट है उसको सारी चीज़ों के बारे में पता भी होना चाहिए प्रैक्टिकली, और उसको वो काम जो है उसकी उसकी कमांड भी उसके पास होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि जब आप लोग अपनी कंसल्टेंसी देंगे तो उसमें आपके पास डिफरेंट किस्म के पीपल आएंगे, जिसमें कोई इंपोर्टर भी होगा, होलसेलर भी होगा, ट्रेडर भी हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटर भी हो सकता है, मैन्युफैक्चरर भी हो सकता है, कमर्शियल एक्सपोर्टर भी हो सकता है, मैन्युफैक्चरर कम एक्सपोर्टर भी हो सकता है। पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये तारुफ करवा देता हूँ कि टाइप्स ऑफ, मैं जो है ना टैक्स पेयर्स वो लिख देता हूँ, और इन्हीं टाइप्स ऑफ जो है हमारी टाइप्स ऑफ टैक्स पेयर्स, इन्हीं टाइप की बुनियाद पे ही ये सारा खड़ा है स्ट्रक्चर जो हमारा आगे चलना है। ठीक है? तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं। वन पहले नंबर पे, पहले नंबर पे हम इसको टॉप पे रखते हैं। सबसे अहम जो है हमारा मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर के बारे में कोई जानता है कि किस चीज़ को किसको मैन्युफैक्चरर कहते हैं हम? कौन होता है मैन्युफैक्चरर? आप फ्रीक्वेंटली मेरे साथ इन्वॉल्व होंगे पूरी तरह से और पूरी तवज्जो रखेंगे इधर। जी, एनीवन, कोई भी जो हाँ जानता हो कि मैन्युफैक्चरर। सर, हम्म। मैन्युफैक्चरर बेसिकली वही होता है जो चीजों को बनाता है, और हम्म। वहां पे उसको जो है गवर्नमेंट जो है वो डिफरेंट टैक्स स्लैब्स के एंड पर उसकी प्रोडक्ट को जो है ना वो लेकर आती है उसमें हम इसको डिफरेंट इसको हम गुड्स। ऐसे भी, हाँ, इसको हम सिंपली ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी रॉ मटेरियल को लेकर एक बिल्कुल फिनिश्ड गुड तैयार करनी जो रेडी फॉर सेल हो। क्या मैंने कहा? कि एक जी रॉ बिल्कुल। मटेरियल, मुख्तलिफ जो मटेरियल्स हैं उनको इस्तेमाल करके, एक मटेरियल है, दो हैं, चार हैं, पांच है, 10 है, 20 है बेशक, उनको इस्तेमाल करके अपनी मशीनरी के जरिए से एक ऐसी चीज डेवलप करनी जो रेडी फॉर सेल हो, उसको फिनिश्ड गुड्स कहते हैं। फिनिश्ड गुड क्या होती है? यहाँ पे थोड़ी सी इस्तेलाहें हैं जो यूज होनी है, मैं आपको जरा वो बताता जाऊं। सर आई थिंक फिनिश गुड्स को ही सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में नहीं लेंगे सर, जो इन प्रोसेस होती हैं वो भी तो होती ही होंगी ना मैन्युफैक्चरिंग में सर। मैंने आप मेरी बात को गौर से सुना नहीं। मैंने ये कहा, तवज्जो से सुने, कि जो चीज रेडी फॉर सेल हो जाए मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस से गुजर के, वो जी उसको हम फिनिश्ड गुड्स कहते हैं। मैं यहाँ पे फिनिश्ड गुड्स जो है वो रेडी फॉर सेल के जिम्मे में लिख रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि रेडी जो फिनिश्ड गुड्स है वो मैन्युफैक्चरिंग कोई चीज है। जी आपने ठीक। फिर दोबारा गौर से सुने कि जब एक बंदा मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है किसी चीज की, वो किस लिए कर रहा है? सेल करने के लिए कर रहा है ना। तो जी सर। सेल, वो कोई रॉ जी चीज तो सेल नहीं करेगा ना। जब अच्छी एक हालत में वो चीज आ जाएगी, एक फुटबॉल बनाने के लिए भी कई सारी लेबर होगी, बहुत सारा मटेरियल होगा, चमड़े के उसकी चीजें होंगी, उनकी स्टिचिंग होगी, उसकी कलर होगा, उस पे वो टैग लगेंगे, वो एक फिनिश्ड गुड तैयार होगी, फिर वो रेडी फॉर सेल होगी। तो फिनिश्ड गुड्स को हम रेडी फॉर सेल के जिम्मे में लेते हैं, और इसमें मैं कोई ऐसी चीज नहीं बयान कर रहा जो बिल्कुल डिफरेंट हो। ठीक है? जी ठीक है सर। जी। जी बिल्कुल ऐसा। आगे चलते हैं।
नंबर 3 पे हम इसमें ले रहे हैं, ये तो इस्तिलाहें हैं थोड़ी सी सिर्फ यूज होनी है। होलसेलर, होलसेलर हम किसे कहेंगे? जो मार्केट से बल्क क्वांटिटी में चीज को परचेज करेगा और बल्क क्वांटिटी में ही सेल करेगा। वो होलसेलर क्या है? वो डिस्ट्रीब्यूटर से माल भी खरीद सकता है, वो मैन्युफैक्चरर से भी खरीद सकता है, लेकिन उसकी क्वांटिटी बल्क होती है। बल्क समझते हैं, ज्यादा क्वांटिटी, ह्यूज क्वांटिटी, उसको वो परचेज करेगा और आगे फिर वो उसको एज इट इज मार्केट में सेल कर देगा। इसको हम होलसेलर लेंगे। सेकेंडली, आप ये बात याद रखिए, ये सारे लेक्चर जो है रिकॉर्ड हो रहे हैं, और ये आपकी रिकॉर्डिंग, आपको ये जाहिर बात है जब आप इसके स्टूडेंट बन जाएंगे, आप अगले लेक्चर अटेंड करेंगे तो ये आपके जो है आईसीटी का जो एक वो एलएमएस है, उसमें ये लेक्चर सारे आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगे। 2-3 दफा इन लेक्चरों को गौर से सुनेंगे तो आपको सारी चीजों का मजीद बेहतर पता लग जाएगा। होलसेलर के बाद लेते हैं इंपोर्टर। इंपोर्टर क्या है? इंपोर्टर वो है जो पाकिस्तान में चीज नहीं खरीद रहा किसी होलसेलर से, डिस्ट्रीब्यूटर से या ट्रेडर से, बल्कि वो अपनी क्वांटिटी, अपनी जो चीज है, जो भी उसकी प्रोडक्ट है, जो भी गुड्स हैं, वो बाहर से इंपोर्ट कर रहा है। बाहर से इंपोर्ट करने का मतलब क्या है? कि वो उनको उसको बाहर आसान लगता है कि एक रेडी चीज खरीदूं और बाहर से, और उसको मैं एज इट इज आगे सेल कर दूं। तो इंपोर्टर क्या है जी? जो गुड्स जो हैं नॉट इंटरनेशनल। पर जी इंटरनेशनल, नॉट परचेज फ्रॉम, नॉट परचेज फ्रॉम लोकली, नॉट परचेज गुड्स, नॉट परचेज फ्रॉम लोकली। बल्कि इसकी बजाय क्या किया जाए कि वो परचेज करे इंस्टेड परचेज फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द कंट्री, आउटसाइड द कंट्री। जी इसको हम इंपोर्टर लेंगे। तो इसका भी एक सेल्स टैक्स है, ये भी रजिस्टर्ड होना पड़ेगा इसको। ये सारी चीजें आगे चल के आएंगी। अब डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, जरा डिस्ट्रीब्यूटर को भी थोड़ा सा नजर मार लें। डिस्ट्रीब्यूटर वो होता है जो बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती हैं, वो अपने बंदे अपॉइंट कर देती हैं कि भाई ये 10-12 हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो हमारी ही बनी हुई चीज को आगे सेल करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटर जिन जिन भी इदारों से वो चीजें खरीदता है, वो उसके अलावा किसी और की माल नहीं बेच सकता। अगर डिस्ट्रीब्यूटर किसी मेडिसिन कंपनियों के 2 या 3 मेडिसिन कंपनीज का डिस्ट्रीब्यूटर है या एक कंपनी का है, तो वो सिर्फ उसी का माल सेल करेगा। तो डिस्ट्रीब्यूटर के लिए एक जो है ना वो लगा दी गई है रिस्ट्रिक्शन। होलसेलर कुछ भी बेच सकता है, कहीं से भी खरीद सकता है, ये बात याद रखिएगा। नंबर 6 पे आ जाते हैं रिटेलर। ये रिटेलर टायर 1 और टायर 2, 2 टाइप्स के होते हैं। टायर 1 की कंडीशन सुन लें कि उसमें अगर 12 लाख से ऊपर उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, एसी वगैरह का माहौल हो, बड़े बड़े उसके शॉपिंग प्लाजा में शॉप्स हों या फ्रेंचाइज हों, तो वो हमारे टायर 1 के रिटेलर्स होते हैं। और जो बड़े सादे से हैं, जैसे मेडिसिन का कोई दुकानदार है, उसका कोई बिल 5-6 लाख का साल का आता है, तो वो टायर 2 का होता है। टायर 1 का रिटेलर के लिए पीओएस के साथ कनेक्टेड होना जरूरी है। पीओएस पॉइंट ऑफ सेल है, पॉइंट ऑफ सेल, जो एफबीआर की एक मशीन है इलेक्ट्रॉनिकली, जो उसकी डेली सेल को कनेक्टेड एफबीआर के साथ, उसके सर्वर के साथ कनेक्टेड है, और वो सेल वहां पे सीधी डेली बेस पे चली जाती है सिस्टम में। तो ये टायर 1 के रिटेलर अलहदा डिस्कस होंगे, और टायर 2 का जो है रिटेलर्स, ये अलहदा डिस्कस होंगे। टायर 2, दो टू टाइप के रिटेलर होंगे। इसके बाद आ जाते हैं एक्सपोर्टर। अब एक्सपोर्टर 2 तरह के हैं। कोई बताएगा 2 तरह के एक्सपोर्टर कौन कौन से हो सकते हैं? एनीवन? सर्विसेज सर्विसेज एक्सपोर्ट करता है और सर्विसेज मटेरियल भी बिल्कुल करेगा, कर सकते हैं और एक्सपोर्ट। मटेरियल भी एक्सपोर्ट करते हैं। मटेरियल भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें 2 तरह के एक्सपोर्टर ये हैं कि एक तो मैन्युफैक्चरर कम एक्सपोर्टर है, जो खुद चीज को मैन्युफैक्चर करता है, बनाता है और खुद ही एक्सपोर्ट कर देता है। और दूसरा एक्सपोर्टर वो ये है कि जो बनी बनाई चीज मार्केट से परचेज करता है और एज इट इज एक्सपोर्ट कर देता है, उसको कहते हैं कमर्शियल एक्सपोर्टर। तो इनकी 2 किस्में बनी, मैन्युफैक्चरर कम एक्सपोर्टर, और दूसरी क्या है जी? कमर्शियल एक्सपोर्टर। अब इसमें
वो गुड्स करे या सर्विसेज करे, वो एक अलग इशू है। फिलहाल हमने इसको इस चीज में रखना है कि एक्सपोर्टर टू टाइप के हैं, जो एज इट इज। अच्छा, इसमें ये क्या है, जो सेल्फ मेड प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करता है, सेल्फ मेड प्रोडक्ट्स होंगी अपनी बनाई हुई, और ये किस्म क्या होगी कमर्शियल एक्सपोर्टर की, ये परचेज करेगा फ्रॉम आउटसाइड, रेडीमेड चीज, परचेज फ्रॉम, लोकल मार्केट। जी, परचेज फ्रॉम रेडीमेड प्रोडक्ट्स फ्रॉम लोकल मार्केट। जहां पे जिसको समझ ना आए वो सवाल कर सकता है, लेकिन मुतलका जो पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड किसी को कोई ऐसी रुकावट नहीं है, फ्रॉम लोकल मार्केट। तो ये हमारी टाइप्स ऑफ टैक्स पेयर्स हैं, जिनमें ये मोटी मोटी लिख दी हैं। इसमें कुछ और भी हो सकती हैं, लेकिन ये बहुत अहम है और बड़ी ज़रूरी हैं, जो ज़्यादा यूज़ हो रही हैं। तो इसमें इसलिए इन्हीं चीज़ों के बारे में ही ये सारा सेल्स टैक्स जो है इन्हीं चीज़ों के साथ खड़ा है, और इसी पे ही सारी डिटेल में डिस्कशंस होंगी और स्टडी करवाई जाएगी, और इतना इंशाल्लाह ताला बेहतर कर दिया जाएगा कि आप सारी चीज़ों को समझ सकें। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जब सेल्स टैक्स एक्ट 1990 बनाया, तो इसमें उसने स्टार्ट में कुछ स्केजुअल, जिसको शेड्यूल कहते हैं और स्केजुअल भी कहते हैं, कुछ वो बनाए। और वो स्केजुअल इसलिए बनाए गए कि उनमें कुछ फैसिलिटियां दी गई कि अगर मखसूस बंदे कुछ मखसूस चीज़ों के साथ मुंसलिक हैं तो उनमें उनको टैक्स की कुछ रियायत हैं, कहीं पे टैक्स है ही नहीं। तो वो स्केजुअल जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, जो मैंने पढ़ाने हैं आपकी सिर्फ ये अभी तारफी क्लास है। स्केजुअल 3 पढ़ाया जाएगा, जो किस चीज़ से रिलेटेड है। स्केजुअल 3 रिलेटेड है थर्ड शेड्यूल आइटम। थर्ड शेड्यूल आइटम के बारे में, स्केजुअल के बारे में आपको तफसील से बताया जाएगा ये क्या होती है, इसकी रिटर्न कैसे दी जाती है। थर्ड स्केजुअल आइटम फ्रिज, एसी और ये जूस वगैरह इस तरह की आइटम्स जितनी भी हैं, ये थर्ड स्केजुअल आइटम्स कहलाती हैं, और बहुत सारी एक लिस्ट है इनकी। इसके बाद है स्केजुअल 5, ये भी पढ़ाया जाएगा। इसमें क्या बताया जाएगा आपको स्केजुअल 5 में? स्केजुअल 5 में आपको जनाब हम बताएंगे कि स्केजुअल 5 जो है हमारा जीरो रेटेड से रिलेटेड है। जीरो रेटेड क्या होती है, कोई बताना पसंद करेगा जीरो रेट का क्या मतलब होता है? एनीवन? सर जिसपे सेल्स टैक्स का 0% लग रहा होगा। जी, जिसपे सेल्स टैक्स 0% हो, जीरो रेटेड आइटम से रिलेटेड। ये जितनी भी चंद एक हैं, 10-12 ही रह गई हैं, पहले तो बहुत ज्यादा होती थी। हर साल चूंकि टैक्स बढ़ते जा रहे हैं कर्जे उतारने के लिए, तो फैसिलिटीज खत्म होती जा रही हैं। इसके बाद है स्केजुअल 6। स्केजुअल 6 में क्या बताया जाएगा आपको? स्केजुअल 6 है अपना एग्जाम्प्ट आइटम से रिलेटेड है। स्केजुअल 6 में हम एग्जाम्प्ट, हाँ, एग्जाम्प्ट के बारे में कुछ जानता क्या होती हैं? सर जिन पे सेल टैक्स लागू नहीं जिन पे सेल टैक्स तो लागू नहीं होता, लेकिन उसमें एक और भी है कि जो एग्जाम्प्ट आइटम्स की सेल करता है उसका इनपुट की एडजस्टमेंट भी नहीं वो कर सकता। यानी इनपुट टैक्स से मुराद, हाँ अभी ये बताता हूँ ठहर के, इनपुट टैक्स या आउटपुट टैक्स क्या होते हैं ये आपको तफसील से बताता हूँ। इसके बाद है, पहले हम ये खत्म कर लें, स्केजुअल 8। स्केजुअल 8 किस चीज से रिलेटेड है, किसी को पता है? माशाल्लाह आप में से पढ़े लिखे बंदे ही बैठे हैं। स्केजुअल 8 रिड्यूस रेट से रिलेटेड है। रिड्यूस रेट टैक्स, रिड्यूस रेट से क्या मुराद है कि 18% नॉर्मल टैक्स होता है, जो 90% से भी ज्यादा आइटम्स पे लागू है इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने किया हुआ। जो और उनसे अगर कोई कम टैक्स हो, कोई 5% हो, कोई 10% हो, तो वो जो आइटम्स आएंगी वो स्केजुअल 8 में आएंगी, उनको रिड्यूस रेट टैक्स में हम डिस्कस करेंगे, और उनकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी देखेंगे, एक एक दो दो इनवाइसें फर्जी तौर पे डाल के कि उनका क्या रिएक्शन होता है और क्या रिटर्न में उनका आता है सिलसिला। तो सर ये यानी कि सर बोलो। यानी एक स्टैंडर्ड होगा पहले टैक्स रेट का, और उससे फिर ये बाकी रिड्यूस रेट जो मतलब उससे और कम सबसे पहले तो नॉर्मल टैक्स को ही पढ़ा जाएगा ना। नॉर्मल टैक्स जो है वो हमारा 18% है, जो 95% जो आइटम्स हैं जो हमारी यूज हो रही हैं इंडस्ट्री में, उन पे 18% जो है वो टैक्स लागू है। और इनके 18% के अलावा अगर कहीं पे कोई फैसिलिटीज अवेलेबल हैं तो वो ये स्केजुअल में है 3, 5, 6, 8, और एक और स्पेशल है स्केजुअल 11।
ये बड़ा अहम है, सबसे अहम है, क्योंकि ये है विद होल्डिंग सेल्स टैक्स से रिलेटेड, कि इसमें किन आइटमों का सेल टैक्स विद होल्ड करेंगे, कितने परसेंट करेंगे, इसको जमा कैसे करवाएंगे, इसको हम शो कैसे रिटर्न में करवाएंगे। तो ये विद होल्डिंग सेल्स टैक्स जो है ये भी एक बहुत बड़ा एक नया सिनेरियो आ चुका है, जो बहुत सारी आइटम्स पे लगा दिया गया है ये बजट में। इस साल जो जा रहा है, हमारा साल खत्म होने वाला है ये 24-25, ये इसी में इम्प्लाई इसको लगाया गया था बहुत सारी आइटम्स पे कि 80% तक ये पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को। उसमें कुछ आइटम जो मैं वैसे लिख देता हूँ आपके लिए, जैसे क्रश बजरी है जो ये इस्तेमाल होती है हमारे मटेरियल में, सैंड है, फिर उसके बाद आपका सीमेंट है, फिर उसके बाद इंडस्ट्री में जो इंडस्ट्रियल कोल है जो चलाने के लिए, बॉयलर चलाने के लिए इस्तेमाल होता है, वो है, और ब्रिक्स हैं, ईंटें हैं। तो ये सारियों पे अब 80% इसका रेट चल रहा है। ये वैसे नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, पढ़ाना तो डिटेल में बाद में ही है, ठीक है। तो ये 80% से मुराद क्या लेते हैं कि अगर सेल्स टैक्स आपका 100 रुपये आपने इनवाइस परचेज की है किसी से, तो 100 में से आप 80 रुपये जो है पे करेंगे, और 20% आप गवर्नमेंट को उस पे करेंगे, यानी एडजस्टमेंट ले लेंगे उसकी। 80% विद होल्ड करके जमा कराएंगे, एडजस्टमेंट 100% की होगी, लेकिन पार्टी को जब पेमेंट करेंगे तो वैल्यू प्लस 20% जो बाकी रह गया उसकी पेमेंट करेंगे, 80% की पेमेंट नहीं करेंगे, वो आपने गवर्नमेंट को पेमेंट कर दी। उसका मैं सारा इसका बताऊंगा कि पार्टी इसका फायदा कैसे लेगी और हम इसको कैसे रिटर्न में शो करवाएंगे। ये सारी चीजें स्केजुअल 11 में डिस्कस की जाएंगी तफसील से, और आपको प्रैक्टिकली ये सारा एक्ट भी दिखाया जाएगा कि ये देखें जी, ये स्केजुअल 11 में ये है आ रहा है, स्केजुअल 8 में ये आ रहा है, स्केजुअल 6 में ये आ रहा है, स्केजुअल 5 में ये आ रहा है, स्केजुअल 3 में ये चीज़ें आ रही हैं। तो ये उसमें पढ़ाया जाएगा। उसके बाद हमारे सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन के सारे रूल्स, सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन, ये सारा तफसील से आपको बताया जाएगा ताकि आप खुद लोगों की सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन कर सकें। इसमें डॉक्यूमेंट्स की कितनी ज़रूरत होती है, कहाँ पे अटैच करने हैं, कौन सी एप्लीकेशन आरटीओ ओरिजिनल टैक्स ऑफिस को देनी है, विजिट कैसे होगी, अप्रूवल कैसे होगी, और उसका फिर जो है थंब स्कैन जिसको हम कहते हैं उसकी बायोमेट्रिक वो कैसे होगी, ये सारा चीज़ें सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन में पढ़ाई जाएंगी। और ये सेल्स टैक्स रूल्स 2006 जो हैं जिनको अमेंड कर करके ज़्यादा मुश्किल बना दिया, सेल्स टैक्स रूल्स 2006 में ये पूरे का पूरा एक चैप्टर है रजिस्ट्रेशन का। सेल्स टैक्स रूल्स अलग है और सेल्स टैक्स एक्ट अलग है, तो ये दो बुक्स के साथ ही सारा सेल टैक्स इन पे खड़ा है। तो ये सेल्स टैक्स रूल्स 2006 स्टडी जब करवाए जाएंगे तो आपको सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन का इंशाल्लाह पता लग जाएगा कि हमने कैसे इसको करना है और कैसे इसको लेकर आगे चलना है। उसके बाद एक तफसील से थोड़ा सा इसको मैं समराइज कर लूँ और सांस भी ले लूँ थोड़ा सा, 2 मिनट। हाँ, आपका कुछ सवाल है तो वो करें ताकि मुझे सांस मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं अली बात कर रहा हूँ सर। मेरा जी जी। क्वेश्चन ये है कि ये सेल टैक्स जो अभी बजट आया हमारा फिनांस का 2025 का, हम्म। तो इसमें जो चेंजिंग्स हुई हैं हम उस हवाले से पढ़ेंगे या फिर जो इससे नहीं नहीं, चेंजेस अभी उसमें जो ये हुई हैं, मैं करंट। बता देता हूँ। सेल्स टैक्स में जी इतनी सर। कोई खास चेंजेस नहीं हुई। उसने अनेक्सर जे को एक इम्प्लीमेंट किया, अनेक्सर H1 को इम्प्लीमेंट किया कि स्टॉक और प्रोडक्शन सारी दिखाई जाएंगी रिटर्न में, ठीक है। रेट्स में कोई कमी नहीं आई, 18% वैसे ही कायम है। थर्ड स्केजुअल जीरो रेटेड एग्जाम्प्ट अभी ये जो है ना 1 जुलाई को जब फाइनेंस एक्ट अप्रूव हो जाएगा और सेल्स टैक्स एक्ट जो है वो उसमें अमेंडमेंट्स आ जाएंगी, तो फिर वो पढ़ के आपको वो भी बता दी जाएंगी, वो ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन जो मेजर है सारा वो एज इट इज है, वैसे का वैसा। अच्छा, ठीक है इसमें सर। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, हाँ, सवाल करें करें करें, पूछें, एनीवन। सर इसमें ये जो कैटेगरी आपने मेंशन की है इसमें सर्विस प्रोवाइडर जो है वो अलग सर्विस कैटेगरी प्रोवाइडर जो होगी है या? वो नहीं, वो भी पढ़ाया जाएगा, लेकिन सर्विस प्रोवाइडर जो है वो वफाक के अंडर नहीं है। ये वफाक के अंडर जो पहली चीज़ें हैं उनको पढ़ाया जाएगा। सर्विस प्रोवाइडर जो है वो एक अलहदा है कि वो जनाब है पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी है या सिंध रेवेन्यू बोर्ड है, उसमें विद होल्ड करके टैक्स ही पे करना होता है सर्विस प्रोवाइडर ने। और उसमें इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, वो आपको रूल्स पढ़ा दूंगा, दिखा दूंगा, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू।
सर्विस प्रोवाइडर का सिर्फ इतना काम है, सुन लें, कि जब वो सूबे में रजिस्टर्ड होता है, तफसील से बता देता हूँ, सूबे में रजिस्टर्ड होता है तो वो जितनी सर्विसेज, जिस भी सर्विस कैटेगरी में रजिस्टर्ड है, कोई वो तकरीबन 200-250 के करीब सर्विसेज की अब तो इकसाम जो है ना किस्में आ गई हैं। तो भाई जो उसने सूबे ने उन पे वो टैक्स 16% अभी चल रहा है फिलहाल, ज्यादा कहीं पे 19% भी है, 19.5 है। वो बहुत एक दो आइटम है जैसे ये टेलीकम्युनिकेशन या ये इससे रिलेटेड है, बाकियों पे मैक्सिमम तो 16 ही है। रिड्यूस रेट उसमें बहुत ही कम है, एक दो चीजें होंगी शायद, तो वो देख लेंगे। तो उसमें भाई उन्होंने जो भी इनवाइस काटनी है सीधा सीधा उसने जमा ही करवाना होता है। उसको बहुत सारी जो सर्विस प्रोवाइडर को एडजस्टमेंट अलाउ नहीं है वो पढ़ा दूंगा, आपको पता लग जाएगा कि ये एडजस्टमेंट अलाउ नहीं है और ये हम जो है ना, ये सर्विसेज है, ये इनको हम ये अलाउ है जिनको हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो 90% तो सर्विसेज जो है, 90 बल्कि 5 के 98% के करीब उसने पे ही करना होता है सर्विसेज के अगेंस्ट। जो भी टैक्स है, वो होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, वर्कशॉप्स हैं, मेंटेनेंस सर्विसेज हैं, कोरियर सर्विसेज हैं, ठीक है। ये सर्विसेज की एक जो बड़ी बड़ी सर्विसेज हैं अभी मैंने वो बताई हैं, क्लियरिंग फॉरवर्डिंग सर्विसेज हैं, शिपिंग सर्विसेज हैं। तो ये तकरीबन 25-30 मोटी सर्विसेज जो ज़्यादा चल रही हैं उनके बारे में आपको मैं बता दूंगा और उसके रूल्स भी बता दूंगा। आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला, जब आप आगे बढ़ेंगे, जब आप वफाक को पढ़ लेंगे तो सूबे का काम आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ना होने के बराबर, वो मुश्किल रहेगा ही नहीं, क्योंकि ये वफाक ने सारा कुछ ही कवर कर लेना होता है, उसकी रिटर्न में सारा कुछ ही आ इंशाल्लाह जाता है इंशाल्लाह ताला। तो अच्छा, इसमें इंशाल्लाह। अब हम डिस्कस करेंगे अनेक्स्चर। अनेक्स्चर क्या है और ये कहाँ पे हैं और इनकी शक्लें कैसी हैं, ये अनेक्स्चर होते क्या हैं सेल्स टैक्स रिटर्न के। ये हेडिंग है अनेक्स्चर ऑफ सेल्स टैक्स रिटर्न। पहले लिखूंगा फिर प्रैक्टिकली दिखा दूंगा ये क्या चीज है। अच्छा जी, अनेक्स्चर ऑफ सेल्स टैक्स रिटर्न जो हमने डिटेल से एक स्टडी करनी है, डिटेल से देखने हैं, वो मैन्युफैक्चरर के कुछ अलग हैं, फिनिश्ड अपना होलसेलर के कुछ अलग हैं, इंपोर्टर के, डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर के और एक्सपोर्टर के। कहीं कहीं कुछ अनेक्स्चर किसी के सारे अप्लाई होंगे, किसी पे कुछ चार चार अप्लाई होंगे, किसी पे 3 अप्लाई होंगे। तो हमने सारे ही अनेक्स्चर को स्टडी करना है। तो जो अनेक्स्चर हमारा ए है, याद रखिएगा, ये हमारी परचेजेज से रिलेटेड है। जो परचेजेज हमने, और ये इसमें ये भी बता दूं, परचेजेज या इनपुट इसको कहते हैं, दोनों चीजें यहां पे अब आ गई, परचेजेज या इनपुट। और इसमें दोनों चीजें आती हैं अनेक्स्चर ए में, उसकी वैल्यू भी आएगी, उसकी क्वांटिटी भी आएगी, उसका सेल्स टैक्स भी आएगा। तो ये 3 चीजें बड़ी अहम है, क्वांटिटी, वैल्यू, सेल्स टैक्स। और एक 8 डिजिट एचएस कोड है, हार्मोनिक सिस्टम इसको कहते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने स्टैटिस्टिक के जिम्मे लगाया था कि पाकिस्तान में जितनी भी प्रोडक्ट सेल हो रही हैं उनको 1 से लेकर एंड तक उनकी कोडिंग कर दें। तो ये हार्मोनाइज सिस्टम, इसको उसको ये एब्रीवेशन है एचएस कोड। हार्मोनाइज सिस्टम किया गया, चीजों को एक जगह पे तरतीब दी गई है। तो चाय के कोड होंगे इस तरह ही, इसके आपके मतलब कोड, शुगर के कोड होंगे, ब्राउन शुगर का कोड होगा। तो ये एचएस कोड जो है अनेक्स्चर ए में आएंगे, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। एचएस कोड, कोड्स जो स्टडी करवाए जाएंगे, ये 8 डिजिट कोड है। 8 डिजिट्स से मुराद ये कि 8 हिस्सों के 8 डिजिट्स होंगे। और ये इसको हम कहते हैं हार्मोनाइज्ड किया गया सिस्टम को, हार्मोनाइज सिस्टम कोड्स, ठीक है। इनको एक तरतीब दे दी गई है और इसी की बेस पे सारा निज़ाम चलता है। और जब आपका बजट बनता है साल बाद, तो वो ये देखते हैं इसी रिटर्नों के डाटा लेके एफबीआर से कि कौन सी प्रोडक्ट जो है पाकिस्तानियों ने ज़्यादा इस्तेमाल की है, कौन सी कम की है, किस प्रोडक्ट को कितना ज़्यादा बनाना है, कितना कम करना है। तो ये हार्मोनाइज सिस्टम एचएस कोडिंग 8 डिजिट की होगी, ये परचेज में भी आएगी, सेल में भी आएगी। ये पहला अनेक्स्चर ए डिस्कस किया जाएगा। फिर उसके बाद सबसे पहले, उसके बाद दूसरा जो हम डिस्कस करेंगे और इसकी एंट्रियां भी डालेंगे, अनेक्स्चर सी होगा। ये भी, ये सेल्स या इसको हम कहते हैं ओब्लिक आउटपुट। आउटपुट, अभी मैं टैक्स की बात नहीं कर रहा, आउटपुट टैक्स जब बात करेंगे तो फिर ये बात करेंगे कि वैल्यू अलग है और वैल्यू को एक्सक्लूडिंग कहेंगे। एक्सक्लूडिंग वैल्यू वो होगी जिसमें टैक्स शामिल नहीं होगा। इज इट राइट? बात समझ रहे हैं कि एक्सक्लूडिंग वैल्यू कौन सी वैल्यू होगी जिसमें टैक्स इंक्लूड नहीं होगा। और जब इंक्लूसिव टैक्स कहेंगे तो ये कहेंगे कि इसमें टैक्स शामिल है।
तो सेल्स या आउटपुट होगा, और ये भी उसी तरह ही 8 डिजिट होगा। जो भी आप सेल करेंगे किसी को, आपको अपनी प्रोडक्ट के किस चीज का पता होना चाहिए, HS HS कोड। कोड का पता होना चाहिए कि भाई मेरा तो 8 डिजिट HS कोड ये है, मैंने यही कोड डालूंगा तो आपकी सेल्स को सिस्टम एक्सेप्ट करेगा। वरना 8 डिजिट अगर HS कोड नहीं लेंगे तो आपकी सेल ना वो आगे भेजेगा, ना वो सबमिट होगी, वो वहीं की वहीं पड़ी रहेगी। उसके बाद अनेक्चर भी, ये क्या चीज है, ये इंपोर्ट से रिलेटेड है। ये जो इंपोर्ट आप करेंगे, आपका क्लीयरिंग एजेंट होगा, वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली ये डाटा FBR को स्टार सिस्टम में चला जाता है उनका, यानी उनकी एक सर्वर में ये डाटा चला जाता है, और आपने सिर्फ इसको क्या करना होता है, डाउनलोड ही करना होता है, और इसमें आपने एंट्री हाथ से कुछ नहीं डालनी। ये इंपोर्ट से रिलेटेड है और इसको डाउनलोड करना है। उसके बाद अगला नेक्स्चर है हमारा डी। डी क्या चीज है, डी है एक्सपोर्ट से रिलेटेड। इसको भी आपने आपके क्लीयरिंग एजेंट या फॉरवर्डर ने, सॉरी, एक्सपोर्ट वाले के लिए फॉरवर्डर होता है और इंपोर्ट के लिए क्लीयरिंग एजेंट यूज होगा। तो एक्सपोर्ट के लिए जो आपका फॉरवर्डर होगा वो भी ये डाटा जब वो वहां से GD लग जाएगी, वी बॉक में क्लियर हो जाएगी, शिपमेंट शिप्ड हो जाएगी, तो ये ऑटोमेटिकली डाटा FBR के सर्वर में चला जाएगा। और ये एक्सपोर्ट भी आपको डाउनलोड ही करनी है। आपने सिर्फ काम इतना करना है कि अपने ऑफिस में जो आपका शिपिंग मैनेजर काम कर रहा है उनसे ये वेरीफाई कर लेना है कि तमाम एक्सपोर्ट आपकी पूरी हो गई। जब आप उसमें सारी एक्सपोर्ट को डाउनलोड कर लेंगे तो वहां से आपने सिर्फ वेरीफाई कर लेना कि कोई GD रह तो नहीं गई। GD क्या होती है, गुड्स डिक्लेरेशन को गुड GD कहते डेक्लेरेशन। हैं। इज इट राइट? उसके बाद आपका सबसे अहम अनेक्स्चर है जो काफी डिफिकल्ट भी है और इसको समझना भी बड़ा जरूरी है, डेबिट नोट होता है। अब डेबिट नोट को वजाहत करूंगा, डेबिट नोट या क्रेडिट नोट, डेबिट नोट ओब्लिक क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट तो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली आप जब डेबिट नोट किसी को देते हैं तो उसका क्रेडिट नोट बन जाएगा। हाँ जी, अगर कोई सप्लाई आपको आई और उस सप्लाई के की वैल्यू में कोई कमी बेशी है, उसकी को आइटम्स वैल्यू में कुछ क्वांटिटी में कोई खराबी है, सारी की सारी सप्लाई खराब है, तो उसको रिटर्न करना, यानी इसको हम सादी जबान में परचेज रिटर्न भी कहते हैं। डेबिट नोट को परचेज रिटर्न भी कहते हैं कि जो परचेजेज आप रिटर्न कर दें उसका डेबिट नोट आप जैसे अपने अकाउंट्स में लेते हैं एंट्री, एज इट इज आपने वैसे ही रिटर्न में भी सेल टैक्स की दिखानी है वो। तो ये डेबिट नोट या क्रेडिट नोट, और दूसरे बंदे का आपका जो डेबिट है रिटर्न किया उसका क्रेडिट होगा, उसके एनेक्स्चर C में आएगा, आपके एनेक्स्चर यानी उसके सिस्टम में जो है वो क्रेडिट नोट की शक्ल में आ जाएगा, और उसको ये फायदा होगा कि जो उसका आउटपुट टैक्स बन रहा है उसमें कमी हो जाएगी, जमा करवाने वाला या एडजस्ट करने वाला। बहुत सारी इस्तेलाहें अभी आनी है जो पढ़ानी है, घबराना नहीं है। सर उसके उसके लिए वो बाद सेल रिटर्न होगा ना, इस उसके लिए सेल रिटर्न हुआ ना क्रेडिट नोट जो है फिर। जी जी जी, ये मैं लिख देता हूँ, ये लें, ओके। बिल्कुल। क्रेडिट नोट के लिए वर्ड यूज होता है सेल रिटर्न। ओके हो गया, आगे चलते हैं नेक्स्ट। इसके बाद जे। जे मैन्युफैक्चरर के लिए और इसके प्रोडक्शन डाटा, ये अभी हाल ही में SRO आया था 55, SRO आया था 55। उस 55 नंबर SRO में उसने इसको बताया कि इसका ये फॉर्मेट है और इसको ऐसे डालना है। 55/2025, 24 जनवरी 2025 को अभी ये SRO जारी हुआ था, लेकिन अभी तक इसमें खामियां हैं, अभी तक ये मतलब पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा। लोग कर तो रहे हैं इसे, समझा भी मैं दूंगा आपको कैसे बनाना है, कैसे करना है। एनेक्स्चर जे फॉर मैन्युफैक्चरर है, और ये करना क्या है, इसमें प्रोडक्शन डाटा आपने दिखाना है। मैन्युफैक्चरर का ये फॉर मैन्युफैक्चरर है, और क्या दिखाना आपने, प्रोडक्शन डेटा। डाटा। प्रोडक्शन डाटा में आपने ये करना होता है कि आपने ओपनिंग, और इसमें क्वांटिटी और वैल्यू होगी, सेल्स टैक्स नहीं होगा, सिर्फ क्वांटिटी और वैल्यू ली जाएगी। यानी ओपनिंग बैलेंस की क्वांटिटी कितनी पड़ी है आपके स्टोर में या इन प्रोसेस है, बल्कि फिनिश गुड्स का। ये भी ज़हन में रखें कि ये फिनिश गुड्स का ही लिया जाएगा, जो रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है किसी हालत में आपका, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं। इज इट राइट?
तो ये वही यस सर। चीज़ है ना जो आपने ऊपर पहले बता रहे थे, स्टॉक स्टॉक के मतलब ये मतलब ये प्रोडक्शन डाटा, यही तो होता है। जी जी जी, प्रोडक्शन डाटा से मुराद यही है कि वो जो स्टॉक स्टेटमेंट है, स्टॉक स्टेटमेंट में, स्टॉक स्टेटमेंट नहीं इसको कह सकते, स्टॉक स्टेटमेंट इसलिए नहीं कह सकते कि आपकी स्टॉक स्टेटमेंट में रॉ मटेरियल सारा आता है, उसमें फिनिश्ड गुड्स नहीं होता, या सारा कुछ ही होता है उसमें इनफैक्ट। प्रोडक्शन उसमें जब ओपनिंग बैलेंस आप लेते हैं ना, तो उसमें ये भी हो सकता है कि कुछ आइटम्स या बहुत सारी आइटम्स जो हैं वो अभी गोडाउन में पड़ी हैं, अभी वो इशू नहीं हुई प्रोडक्शन के लिए, उसमें जो इन प्रोसेस है वो भी होगा, उसमें जो फिनिश तैयार हालत में पड़ा हुआ है वो भी होगा, और जो इन ट्रांजिट है, जो रास्ते में जा रहा है कहीं, लोकल के लिए चला गया या एक्सपोर्ट के लिए चला गया, वो सारी चीजें उसमें आ जाती हैं स्टॉक स्टेटमेंट में। लेकिन ये जो प्रोडक्शन है, ये तो ऑब्वियसली फिनिश्ड गुड से रिलेटेड है। ठीक हो गया बात, हाँ, समझ गए होंगे आप। जी। इट इज, या मैं लिख भी देता हूं, ये जो नेक्स्चर जे है फॉर इसका मैन्युफैक्चरर के लिए, इट इज रिलेटेड टू फिनिश्ड गुड्स, सर फिनिश तैयार गुड्स माल। स्टॉक या फिनिश गुड सेल्स भी इसी के अंदर ही आता है सर? इन स्टॉक की हम्म, यहाँ पे बात करेंगे, मतलब जो आपके किसकी? पास स्टॉक में होगा फिनिश गुड, उसकी उसके रिलेटेड है जे, जी या जी 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 स्टॉक जी, प्लस जे सेल्स? जे जे उसी से रिलेटेड है। जे से आपने, जे में आपने रॉ मटेरियल नहीं ऐड कर सकते जो आपका बिल्कुल ही खाम हालत में पड़ा हुआ है। सेल्स की बात कर रहा हूँ कि फिनिश गुड्स में जो आपके पास प्रेजेंट है हाँ वो जी हाँ जी हाँ जी, दोनों होंगे। जी 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 मेरे भाई, मैंने ये बताया कि उसमें सेल भी ऑटोमेटिकली आएगी, उसमें जो प्रोडक्शन हुई वो भी आएगी, उसमें ओपनिंग बैलेंस भी आएगा, क्लोजिंग ऑटोमेटिकली, फार्मूले लगे हुए हैं जे में। सेल तो ठीक। ऑटोमेटिकली 8 डिजिट की आ जाएगी, वो जे जे और सी आपस में कनेक्टेड है, ये बात जेन में रहे। जी ठीक है। जे और सी आपस में कनेक्टेड है सेल के हवाले से, यानी सेल की एंट्रीज ऑटोमेटिकली उसमें आगे ब्लैंक हो जाएंगी, आप उसमें एडिट नहीं कर सकते, हाथ से नहीं डाल सकते। उसके बाद अनेक्स्चर H1, ये फॉर अदर है। फॉर अदर से मुराद ये है कि एक्सेप्ट मैन्युफैक्चरर, बाकी सब ने इसको H1 को यूज करना है। एक्सेप्ट मैन्युफैक्चरर्स, बल्कि हम इसको क्लियर ये लिख देते हैं नेक्स्ट कि, जे, एक्सेप्ट नेक्स्ट जे कर लें कि जो नेक्स्ट हाँ जे जी हाँ जी हाँ जी, एक्सेप्ट मैन्युफैक्चरर बस मैं लिख देता हूं, बाकी सबके लिए ये है। वो फॉर मैन्युफैक्चरर है, ये एक्सेप्ट मैन्युफैक्चरर है कि इसके अलावा बाकी सारे इसमें आएंगे। एक्सेप्ट मैन्युफैक्चरर फॉर ऑल अदर्स, ऑल अदर्स, बल्कि मैं शुरू में ये लिखता हूं, ऑल अदर्स एक्सेप्ट मैन्युफैक्चरर, ऐसे लिखना था। एक्सेप्ट मैन्युफैक्चर, ये नेक्स्चर H1 आ जाएगा। अच्छा, इसमें इसके अलावा एक बहुत ही अहम और नेक्स्चर है, वो है अनेक्स्चर F। अनेक्स्चर F में सिर्फ क्वांटिटी और क्वांटिटी नहीं आती, वैल्यू और सेल्स टैक्स आएगा, और अनेक्स्चर F का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि ये J की वैल्यू और H की वैल्यू के साथ कहीं कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं हो रहा। ये जब पढ़ाऊंगा तो उस वक्त आपको समझ आ जाएगी। तो ये स्टॉक है टोटल, ये टोटल स्टॉक है, लेकिन इसमें क्वांटिटी इंक्लूड शामिल नहीं है। नेक्स्चर जो रिटर्न का है, अभी दिखाता हूं आपको। ये स्टॉक है, सिर्फ किससे रिलेटेड है? वैल्यू और सेल्स टैक्स, इसमें वैल्यू और सेल्स टैक्स आ जाएगी, इसमें क्वांटिटी नहीं होगी। नेक्स्चर एफ ये बड़ा अहम है और सबके लिए है, सबके लिए। नेक्स्चर एफ, जे और H1 तो डिफरेंट है ना, जे मैन्युफैक्चरर के लिए, H1 अदर्स के लिए। आई डेबिट क्रेडिट नोट है, डी एक्सपोर्ट है, अगर कोई एक्सपोर्टर होगा आप में से तो वो एक्सपोर्ट को डी को टच करेगा, अगर कोई इंपोर्ट कर रहा है तो वो बी को टच करेगा, अगर कोई सिर्फ लोकली ही माल सेल कर रहा है वो ए और सी को टच करेगा, बी डी को नहीं करेगा। इस तरह से मैंने ये बताया था कि हर बंदा जरूरी नहीं कि सारे ही नेक्स्चर को यूज करे, और ये भी जरूरी नहीं कि कोई आधों को यूज करे। तो ये एक सिलसिला जो है ऐसे नेक्स्चर का यूज होना है। अब इसमें थोड़ा सा काम करते हैं। सर ये जो एफ वाला है ये भी किसी के साथ इंटरलिंक्ड होगा या इसमें एंट्रीज करनी होगी सर? नहीं, इसमें हाथ से खुद ही डालनी पड़ेगी, इसमें आपको परचेजेस का वैल्यू और परचेजेस का टैक्स आ जाएगा ऑटोमेटिकली, वो आप हाथ से नहीं डाल सकते, आप कंजम्पशन सिर्फ डालेंगे या सेल। कंजम्पशन या सेल की वैल्यू और टैक्स, कंजम्पशन मैन्युफैक्चरर के लिए, और जो अदर देन मैन्युफैक्चरर हैं वो जो सेल्स करेंगे उसी की वैल्यू और सेल्स टैक्स डालेंगे।
फिर इसमें एक और बड़ी अहम चीज़ है जी, आगे चलते हैं। इसमें कुछ सेक्शंस जो हैं वो आपको बड़ी अहम, जो सेल्स टैक्स की अहम सेक्शन है वो पढ़ानी है और उनका बताना भी है। उसमें हमारी सेक्शन 8 है एक, वो पढ़ाई जाएगी। सेक्शन 9, सेक्शन 11, सॉरी 10, सेक्शन 11, 21, 22, 23, 25, 33 से 37 जो है ये सारी प्लेंटिस की हैं। 73 सेक्शन पेमेंट से रिलेटेड है कि पेमेंट कैसे करनी है, कितने पे करनी है और क्या तरीका है। तो ये सेल्स टैक्स, मैं यहाँ पे पूरा लिख देता हूँ, सेल्स टैक्स एक्ट 1990 ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ, उसकी सेक्शंस हैं जो ये आपको स्टडी करवाई जाएंगी, ताकि आपको ये भी दिक्कत पेश ना आए कि कौन सी सेक्शन के तहत, क्योंकि सारा सेल्स टैक्स सेक्शन पे ही खड़ा है। सेक्शन के बगैर इसका कोई हाल नहीं है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही हैं, इसलिए इनका पढ़ाना भी बहुत ज़रूरी होगा। साथ इनकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन तो रिटर्न में आ ही जाएगी, वो आपको समझ आ जाएगी। फिर इसमें एक और चीज़ है कि आपने पहले अपने सेल्स रजिस्टर कैसे बनाने हैं एंड परचेज रजिस्टर कैसे बनाने हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें बना ज़रूरी हैं लॉ के मुताबिक, एंड स्टॉक स्टेटमेंट्स, वो जो है उसमें क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, उनकी समरीज या उसकी स्टॉक स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें आएंगी। ये भी इसमें पढ़ाया जाएगा सारा कुछ। आगे चलते हैं। अभी अभी तो नेक्स्ट एच का जिक्र रह गया, वो भी बताता हूँ। इनकी नंबरिंग कर लें। फर्स्ट नंबर ये है, ताकि आप बाद में ये ना कहें कि सर आपने जो लिखा था उसके मुताबिक कुछ रह गया, नहीं पढ़ाया। 3 सेल्स टैक्स रूल्स 4 आ गए, इनमें रूल्स में ही रजिस्ट्रेशन रिफंड सारा कुछ आ जाएगा। नेक्स्चर 5 नंबर पे आ गया। एक नेक्स्चर रह गया, उसको भी ज़रा बता देता हूँ। हाँ जी, जो बंदे रिफंड क्लेम करते हैं जो अपना एक्सपोर्ट करने के बाद, क्योंकि एक्सपोर्ट एक बजाते खुद जीरो रेटेड है, एक्सपोर्ट पे टैक्स नहीं होता, तो जाहिर बात है आपका इनपुट टैक्स है वो अब ज़ाया तो नहीं जा सकता ना। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कुछ उसका एक जारी किया है, स्टैंडिंग जनरल ऑर्डर है 9/2023, उसमें सारा प्रोसीजर लिखा हुआ है नेक्स्ट एच में। तो ये स्टॉक स्टेटमेंट फॉर refunds who are involved in zero rating sale, ये उनके लिए है। नेक्स्चर एच, ये बड़ा अहम नेक्स्चर है। जाहिर बात है कि आप इसको फाइल करेंगे तो आपको नेक्स्चर मिलेगा, अपना रिफंड मिलेगा। रिफंड क्या है कि एक चीज आपने पहले एक टैक्स को खरीदा, आइटम को खरीदा, जाहिर बात है वो टैक्सेबल आइटम है, आपने इनवाइस ली, फिर आपने उससे उस माल को तैयार करके आपने एक्सपोर्ट किया। तो जितना भी आपने एक्सपोर्ट किया और जितना सेल्स टैक्स उसमें इन्वॉल्व है वो सारा रिफंडेबल है, वो सारा ही आपको रिफंड होगा। ठीक है, जितना इन्वॉल्व है एक्सपोर्ट में, रिमेनिंग आपका क्लोजिंग स्टॉक में चला जाएगा। तो ये नेक्स्ट ईयर भी पढ़ाया जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद ये 6 नंबर पे आ गए। अच्छा, तरतीब इनकी जो मैं ये लिख रहा हूँ ये आगे पीछे हो सकती है, लेकिन पढ़ाना ये सारा कुछ है जिनकी मैं नंबरिंग कर रहा हूँ। इंशाल्लाह। हाँ जी, तरतीब इनकी आगे पीछे हो सकती है, तरतीब ये होगी कि इसको उस तरीके से ही स्टडी करवाया जाएगा। अब जरा एक सेकंड ठहरें। ये आयरस है और ये मेरा जो है ना यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड है, इसको मैं अपनी रिटर्न आपको दिखाने लगा हूँ ओपन करके। इसमें नेक्स्चर आपको प्रैक्टिकली दिखाने लगा हूँ ये क्या है। जो बच्चे बिल्कुल नए हैं उनके लिए ये चीज़ है, और जिनको माशाल्लाह पहले से हर चीज़ का पता है उनके लिए ऐसा कोई मसला नहीं है। उन्होंने सिर्फ अपने इल्म को, नॉलेज को बढ़ाने के लिए ये शायद ज्वाइन किया सेशन। आफ्टर देन देखते हैं
कि कितने बच्चे इसमें रह जाएंगे और कितने इसमें से क्विट कर जाएंगे। ये इन फ्यूचर पता लग जाएगा इंशाल्लाह। सर जी इंशाल्लाह नहीं भागेंगे। नहीं इंशाल्लाह, अभी तक 3 सेशन अच्छे पढ़ाए हैं, चौथा आपका जा रहा है इंशाल्लाह। तो होपफुली उम्मीद है कि नॉलेज ही मिलना है और इसमें आपको ये कि आपका नुकसान कोई नहीं होना। नहीं भगाए सर, हमको आगे की तरफ भगाए। 1 सेकंड सिर्फ ठहरे। ठीक है, ये देखें जी, ये अनेक्स्चर ए है, परचेजेज हैं। अब ये इसकी सबसे पहले बात हो रही है, ये परचेजेज वो हैं जो यहाँ पे क्लेम इनवाइसेस में जब हम जाते हैं क्लेम इन एफबीआर में और सर्च करते हैं तो ये सारा डाटा यहाँ पे आ जाता है। अब अगर आपको पास पहले आएंगी हार्ड कॉपीज आएंगी, आपके पास ये सारी चीजें आएंगी। मेरी बात गौर कर रहे हैं, सुन रहे हैं मेरे भाई आप? जी सर। जी सर, जी सर। जी जी सर जी। क्या मैंने कहा? आप कह रहे हैं कि ये जब ये आपके इनवाइस पास ऐसे सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपीज में आएंगी पहले। जी, हार्ड कॉपीज की बुनियाद पे आप सबसे पहले अपना परचेज रजिस्टर बनाएंगे और फिर उसके साथ मैच करके पार्टी वाइज या जैसे भी आप पसंद करें इस डाटे को आप जो है वो क्लेम करेंगे। क्लियर हो गई बात? Yes, sir. जी। अच्छा, सर ये क्लेम से परचेज क्या मुराद है? डेटा एंट्री डालेंगे? क्लेम करना, क्लेम ये होता है कि आपने उसको जो हार्ड कॉपी थी जो पहले इधर उधर फिर रही थी, आप अपनी रिटर्न में ले आए हैं, आपने उसको क्लेम कर लिया कि दावा कर दिया कि ये मेरी हो गई। जो चीज आपकी हो गई वो ठीक है, आपके नेक्स्चर में आनी चाहिए, ये मतलब है। सिस्टम में अपडेट कर दिया हमने। जी, सिस्टम में आ गई, आपके पास आ गई, क्लेम हो गई। ये सी है जो आपने ठीक है। खुद बनाना है, खुद बना के आपने सबमिट करना है। मैं अभी इसको अनसबमिट का बटन खत्म करके आपको बताता हूँ इसमें कौन कौन से टैब हैं। लोगो तो हैं लगे हुए, टैब कौन कौन से हैं जिनको स्टडी करना है, ये अभी अनसबमिट में कर रहा हूँ। इसमें लोड सेल्स या डेबिट नोट यहाँ से लोड होंगे। सेल टैक्स विद हेल्ड अगर है या क्रेडिट नोट है वो इस बटन से होंगे। सबमिट, सबमिट नहीं करेंगे तो लोगों के पास ये ऑटोमेटेड डाटा नहीं जाएगा। ऑटोमेटिक डाटा ये है कि सिस्टम में नेट में डाटा अब जा रहा है। अब ये नहीं है कि हर बंदा अपनी इनवॉइस लेके हाथ से डाल रहा है। अब इलेक्ट्रॉनिकली डाटा एक सिस्टम से अगर 15 बंदों को आपने सेल किया है तो 15 बंदों का वो इनपुट बन जाएगा। जो आपका आउटपुट है दूसरे का इनपुट है, जो आपका इनपुट है वो दूसरे का आउटपुट है। राइट सर, राइट पॉइंट समझ। राइट। क्लियर हो गई ना बात सारी? जी तो जी जी। ये जी इलेक्ट्रॉनिकली जी सी जब आप सबमिट करेंगे तो मेरे ये बहुत सारे भाई जो इसमें ये पार्टियां सप्लायर आ रहे हैं, बायर आ रहे हैं मेरे, तो ये उनकी सप्लाई है, उनके एनेक्स्चर ए में आएगा। और जिन्होंने मुझे सेल की है उनके एनेक्स्चर सी में है, वो पड़ा हुआ डाटा वो मेरे एनेक्स्चर ए में होगा। सिंपल बात है। अब मैंने इसको सबमिट कर दिया तो ये अभी मैंने रिटर्न ये सबमिट सॉरी नहीं सर, की ये इसलिए। हाँ हाँ सी हाँ, एक्सेस कैसे किया है आपने? शुरू से सी अगर एस बता एक्स दें कैसे यहाँ किया? से एक्सेस अपने। मैंने तो कहने कुछ का भी नहीं मकसद किया। है। ये देखो, ये देखो, ये डाटा है, ये डाटा यहाँ पे पड़ा जी हुआ। ये डाटा क्या है? जो जो फिगरें जहां जहां डाली जा रही है ना नेक्स्टरों में, ये यहां पे आ रही हैं। यहां पे ये देखे 11 ठीक है। करोड़ समथिंग का इनपुट है, ये नेक्स्चर ए से आया। अभी दिखा रहा हूं, ये नेक्स्चर ठीक। ए से आया। ये जो 12 करोड़ जी सर। 20,44,912, ये नेक्स्चर बी से आया, ये इंपोर्ट है नंबर 3 पे। नंबर 1 पे ठीक है डोमेस्टिक सर। परचेजेज है फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन। अब डेबिट में जाएं तो आपको ये जो सेल है सी, यहाँ पे लिखा होगा 9 नंबर में, गौर से आप देख लें। तो ये जो वैल्यू और सेल जी टैक्स है ये नेक्स्चर सी से आई यहाँ पे। और जो एक्सपोर्ट है डी, ठीक। ये नंबर 11 नंबर, ये डी से यहां से आई। अब मैं ये अलहदा टैब काम करेंगे, ये जो साइड वाले हैं टैब ये अलहदा काम करेंगे। समझ गए? ठीक है यानी सर। ठीक है सर, जबरदस्त। एंट्रीज के लिए ऊपर वाले टैब, और उनको मतलब वो समराइज देखें। एंट्रियां जो समरी की शक्ल में आएंगी जी, आपकी जमा तफरीक की। उनको समराइज लेफ्ट वाले करेंगे। हाँ जी, उनको समराइज लेफ्ट वाले करेंगे। ओके। अच्छा, अब आगे चलते हैं। इसमें हमारा अगला नेक्स्चर मैंने आपको ये बताना था, ये एक्सपोर्ट का डी का है। तो ये भी डाउनलोड ही होती है, इसमें इसको ये नहीं किया जाता कि आपने कोई हाथ से डालनी है। अभी ये यहाँ पे लोड जीडीज का बटन होता है। अब मेरी ये तमाम जीडीज जो इस माह की अप्रैल की हैं वो लोड हो गई। जीडीज मैंने पहले ही बताया, अभी गुड्स डेक्लेरेशन को कहते हैं। गुड्स डेक्लेरेशन ये है कि एक शिपिंग बिल जो पोर्ट से मंजूर हो जाता है आपके फॉरवर्डर के थ्रू या सॉरी क्लियरिंग एजेंट के थ्रू, और वो आपको वो जीडीज
वी बॉक में मिलता है। वी बॉक एक अलहदा सिस्टम है, उसको एक अलहदा ही स्टडी करवाई जाएगी, वो कस्टम से रिलेटेड है, लेकिन मैं आपको उसके बारे में थोड़ा आइडिया दे दूंगा। ठीक है, तो ये ठीक लोड है जीडीज सर। मैं एक दफा फिर लोड करके दिखाता हूँ। नहीं जी, सारी अपडेट है। जब लोड जीडीज कंप्लीट हो जाती हैं तो ऊपर आ जाता है जीडीज लोडेड ये सर सक्सेसफुली। इंपोर्ट से रिलेटेड है। नहीं, एक्सपोर्ट से, नेक्स्टर डी एक्सपोर्ट से है। मैंने एक्सेल में लिखा भी है, ये ठीक। देखें, ये मैंने लिखा है यहाँ पे, नेक्स्टर डी एक्सपोर्ट है, नेक्स्टर बी ओके सर। इंपोर्ट है। ठीक हो गया। अच्छा, ओके। इसी तरह ही हम अब बात करते हैं नेक्स्टर एफ की। वो भी जरा, ये एक मैन्युफैक्चरर का नेक्स्टर एफ है, तो इसको भी हम स्टडी कर लेते हैं। उसके लिए डाटा में पहले आना पड़ेगा। और इसमें एक बात याद रखिएगा, बार बार बता रहा हूं, ये लेक्चर बड़ा अहम है सबके लिए, कि जो काम भी करें, जो एंट्री भी आप इसमें समराइज शक्ल में यहां लाएं, कैलकुलेट का बटन लाजमी दबाएं, वरना आपकी वो चीज का टोटल नहीं यहां पे नजर आएगा। आप वहां पे ले भी लेंगे ना नेक्स्टर में, जब तक आप कैलकुलेट का बटन नहीं दबाएंगे, उसका रिएक्शन या उसका जो कह लें कि वो जो असर है वो यहां नजर नहीं आएगा। कहां पे? समरियों में। तो हर काम के बाद आप नेक्स्टर ए में काम कर रहे हैं, आप सी में कर रहे हैं, आप बी में कर रहे हैं, या नेक्स्टर डी में काम कर रहे हैं, आपने उसके बाद जब मेन समरी को देखना है तो पहले कैलकुलेट का बटन दबाएंगे, फिर उसकी वैल्यूज यहां पे आएंगी। और अगर वो वैल्यू इंक्रीज होती जाएंगी तो वो भी बार बार आप चीजें उठा रहे हैं, ला रहे हैं, तो कैलकुलेट का बटन दबाते जाएंगे, वो चीजें या वो फिगर्स इंक्रीज करती जाएंगी। इज इट राइट? जी सर। उसके बाद हमारा है अनेक्स्चर एफ। अनेक्स्चर एफ बिल्कुल साइड पे इधर पड़ा होगा, लेफ्ट साइड पे, जब आप बैठे होंगे अपने कंप्यूटर के सामने, तो ये लेफ्ट साइड पे ये नेक्स्चर एफ आपको इस शक्ल में नजर आएगा। ओपनिंग बैलेंस ऑटोमेटिक होता है। परचेजेज आप जब वहां से उठाते जाएंगे नेक्स्चर ए में तो ऑटोमेटेड है, वो यहां पे उनकी वैल्यू सेल टैक्स आता चला जाएगा। कंजम्पशन या सोल्ड आपने खुद डालना होता है। ये वैल्यूज हैं और ये इंपोर्ट की वैल्यूज हैं। चूंकि मेरी ये टर्न है बहुत बड़ी, एक मैन्युफैक्चरर उसका काम करता हूं, तो इसमें इंपोर्ट भी कर रहा है, वो एक्सपोर्ट भी कर रहा है, वो लोकली परचेज डोमेस्टिक परचेजेस भी कर रहा है, तो उसकी फिगर्स जो है वो सारी यहाँ पे आ जाती हैं। तो ये दरमियान वाला कॉलम, ऊपर हेडिंग देखें, डोमेस्टिक परचेजेस, ये 8 कॉलम, ऊपर 4 वैल्यू के, नीचे 4 सेल टैक्स के, ये डोमेस्टिक परचेजेस के नजर आएंगे। अगले 8 कॉलम आपको इंपोर्ट के नजर आएंगे। चूंकि ये जीरो रेटेड इंपोर्ट है, जीरो रेटेड इंपोर्ट से मुराद ये है कि हमने एक लाइसेंस लिया हुआ है ईएफएस के थ्रू, ईएफएस एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम है, एसआरओ इसका 957 है, कस्टम का एसआरओ है। उसमें हमने ये फैसिलिटी ली हुई है कि हमने जो चीज भी बाहर से इंपोर्ट करनी है, हमने उसको खाम माल की शक्ल में इंपोर्ट करनी है, और उसको इस्तेमाल करके अपने मटेरियल में उसका, उससे वो तैयार करके फिनिश गुड्स हमने एक्सपोर्ट कर देनी है। इस बुनियाद पे हमें ये जीरो रेटेड इंपोर्ट की इजाजत दी गई है। इसमें हमारी कस्टम ड्यूटी, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स माफ है, और ये हर बंदे के लिए है जो भी ये फैसिलिटी लेना चाहे। उसके लिए उसे पहले लाइसेंस लेना होगा, लाइसेंस मिलने के बाद फिर उसे अगले प्रोसेस करके अपना ये ऑर्डर मंगवा सकता है, इंपोर्ट कर सकता है, विदाउट ऑल ड्यूटीज, विदाउट ऑल ड्यूटीज। मैंने क्या नाम लिया? ईएफएस एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम, और एसआरओ मैंने क्या बताया? 957। ये लिख देता हूं पढ़ाने के लिए, इसके लिए एक अलग टॉपिक है, इसका इससे मेरे कोर्स से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं आपके नॉलेज के लिए इसको लिख देता हूं। एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन फैसिलिटेशन सेंटर। स्कीम, और ये एसआरओ है 957। इसको आप पढ़ेंगे, आपको ये कस्टम का एसआरओ है, कस्टम के एसआरओ में ये एफबीआर की साइट है, वहां पे बहुत कुछ पड़ा हुआ है। वो साइट का ये है जी, जो नए बंदे उनके लिए fbr.gov.pk पे जाएं, तो आपको इंशाल्लाह ताला एक्ट भी मिलेंगे, रूल्स भी मिलेंगे, एसआरओ भी मिलेंगे। एसआरओ किस चीज का एब्रीविएशन है, को बताएगा? आपने पढ़ा होगा, जाहिर बात है, उन्हें पढ़ाया होगा लाजमी। सर स्टैच्यूरी रेगुलेटरी ऑर्डर। हाँ, स्टेचुटरी रेगुलेटरी ऑर्डर, आपने बिल्कुल सही पढ़ा है। आपको ये लाजमी बात है कि राय बिशारत साहब ने स्टैच्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर, और ये दोनों में होते हैं, इनकम टैक्स में भी होते हैं, सेल्स टैक्स में भी होते हैं, और कस्टम में भी होते हैं। कस्टम में एक्सपोर्ट की शक्ल में होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं जी? एसआरओ। ये बीच बीच में जब कहीं लॉ में अमेंडमेंट करनी हो, तब्दीली करनी हो कानून में, तो ये उस वक्त एफबीआर के पास अथॉरिटीज हैं कि वो लॉ की तब्दीली के लिए
इन ऑर्डर्स को जारी कर सकती है, इशू कर सकती है। ठीक हो गया। अच्छा, अभी हम रिटर्न में थे, अभी कुछ चीजें पढ़ानी है इसमें, दिखानी बाकी हैं। ये हमारा जनाब, ये आपको समझ आ गई होगी कि इसमें ओपनिंग बैलेंस, एक दफा फर्स्ट टाइम जिसका ओपनिंग बैलेंस नहीं है वो तो परचेजेज ही लेगा ना, परचेजेज तो उसकी ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, वो कंजम्पशन डालेगा, क्लोजिंग आ जाएगा, ऑटोमेटेड है सिस्टम। अगले महीने जो उसका क्लोजिंग होगा नेक्स्ट रेफ का, ऑटोमेटिकली ओपनिंग बन जाएगा। ठीक हो गई जी बात? बिल्कुल है सर। हाँ। जी सर। अच्छा, इसके सर, ये अलावा जो आप एग्जांपल अभी हमें समझा रहे हैं, ये तो जरूरी नहीं है सब पे एप्लीकेबल हो। इसमें से क्या कुछ चीज, जो है ना, क्या समझा ये रहा हूं ये मैं? जो एनेक्सर ये जो एनेक्सर की सारी एग्जांपल इसी में आप समझा रहे हैं, तो ओ जरूरी यार, नहीं है मैंने ये कब सब कहा? पे। तुमने मेरा अभी गौर से सुना नहीं, भूल गए। मैंने यही कहा कि कुछ लेक्चर किसी पे अप्लाई होंगे, एफ सब पे अप्लाई होगा। तुमने मेरा अभी दोबारा, जब तुम इंशाल्लाह लेक्चर रिकॉर्डिंग सुनोगे तुम्हें पता लग जाएगा, जब मैंने कहा था कि लेक्चर एफ सब पे अप्लाई होगा। वो जी मैन्युफैक्चरर सर। है, जी वो ट्रेडर है, वो इंपोर्टर है, होलसेलर है, रिटेलर है, उन सब पे नेक्स्ट एफ ने अप्लाई होना है। मैंने ये बात कही कि बी उस वक्त अप्लाई होगा जो इंपोर्ट करेगा, वरना नहीं होगा। डी उस वक्त अप्लाई होगा जब ठीक वो है। एक्सपोर्ट करेगा, वरना नहीं होगा। डेबिट नोट, क्रेडिट ठीक नोट है। उस वक्त अप्लाई होगा जब वो कोई चीज रिटर्न करेगा या उसे कोई चीज आएगी, कि उसको भी किसी कोई और बंदा भी उसको डेबिट नोट करता है, वो खुद सेल कर रहा है तो दूसरे की परचेज है, तो वो कहता है यार तुम्हारा माल ठीक नहीं तो मैं वापस कर रहा हूं, तो आपका तो वो क्रेडिट नोट ही बनेगा ना, सेल रिटर्न हुई आपको जी हुई। बिल्कुल। ए और ठीक है। सी, 99% लोगों का ए और सी होता है, क्योंकि एक्सपोर्टर भी अपनी वेस्टेजेस लोकली सेल करता है या थोड़ा बहुत माल किसी को लोकली बनाकर देता है। ए और सी तो लाजमी है ना सबके लिए। आई किसी महीने हो सकता है, किसी महीने नहीं हो सकता है कि वो इतना अच्छा माल तैयार कर रहा हो उसका माल कभी वापिस ही ना आए, उसके रेट भी ठीक हो, तो नेक्स्ट ईयर आई भी हो सकता है वो ना इस्तेमाल करे। जे भी अब सबके लिए है, जे मैन्युफैक्चरर के लिए सबके लिए है। एच वन यहां इसलिए नजर नहीं आ रहा कि मैं एक मैन्युफैक्चरर कम एक्सपोर्टर सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हूं, तो इसलिए यहां पे नेक्स्ट ईयर एच वन नहीं आएगा। नेक्स्ट ईयर एच वन किन के लिए आएगा? जो ट्रेडर हैं, जो होलसेलर हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो रिटेलर हैं, उनके लिए नेक्स्ट ईयर जे की जगह पे नेक्स्ट ईयर एच वन लिखा होगा। और नेक्स्ट ईयर एच भी सबके लिए नहीं, ये स्टॉक स्टेटमेंट है, रिफंड वालों के लिए है। अभी चूंकि मैंने रिटर्न सबमिट नहीं की तो इसलिए मैं दिखा नहीं सकता, लेकिन अगले लेक्चर में नेक्स्ट ईयर एच भी दिखा दूंगा। ये बनता कैसे है, इसके ओपनिंग कैसे आते हैं, इसमें परचेज कैसे डाली जाएगी, इसमें कंजम्पशन कैसे डाली जाएगी, और रिफंड कैसे बनेगा। समझ गए बात को? ठीक है सर। जी सर। थैंक यू। जे में भी अभी गड़बड़ है, जे खाली है, अभी जे में कुछ नहीं डाला, क्योंकि वजह यह है, मैंने आपको पहले बताया कि अभी ये ठीक काम नहीं कर रहा नेक्स्ट ईयर जे। इसमें जब हमने एंट्रियां डाली और सेव करके दोबारा इसको चेक किया तो ओपनिंग गायब हो गए। इसमें फर्स्ट टाइम ओपनिंग हमें खुद डालने हैं, जो अपना तैयार माल है, और ये सारा बेस्ड ऑन किस पे कर रहा है? एचएस कोड पे। एचएस कोड के बारे में बार बार बता रहा हूं कि ये 8 डिजिट एचएस कोड है और सारा सिस्टम एफबीआर का एचएस कोड की बुनियाद पे खड़ा है, जेन में रख ले। तो एचएस कोड को बड़ी एहतियात से इस्तेमाल करना है। आपकी जो प्रोडक्ट जो सेल कर रहे हैं, आप किसी नई कंपनी को लेते हैं, तो आपको कंफर्म होना चाहिए कि जो आप चीज सेल कर रहे हैं इसका एचएस कोड एग्जैक्ट यही है। वो आपको एचएस कोड की मैं एक्सेल शीट जो है वो दे दूंगा, वो पूरी के पूरी दुनिया जहान के उसमें एचएस कोड है, तो हर बंदा अपनी ही चीज से रिलेटेड एचएस कोड लेगा। जाहिर बात है कि उसको बाकी एचएस कोडों से उसका कोई लेना देना नहीं। जो प्रोडक्ट वो सेल कर रहा है, अगर कोई रेफ्रिजरेटर सेल कर रहा है तो वो अपना एचएस कोड वहां से ढूंढ लेगा। अगर कोई सेल कर रहा है, टेलीविजन सेल कर रहा है या एलईडी सेल कर रहा है या कंप्यूटर सेल कर रहा है, सबके एचएस कोड वहां पे मौजूद है। कोई स्पेयर पार्ट से सेल कर रहा है, कोई मतलब पैकिंग मटेरियल सेल कर रहा है, पैकिंग मटेरियल की हर टाइप का एचएस कोड वहां पे मौजूद है। ठीक क्लियर है हुई बात सबको? सर ये जो एचएस जी सर। कोड हैं ये ग्लोबली एक जैसे ही है या पाकिस्तान के डिफरेंट होंगे या नहीं, ग्लोबली डिफरेंट है, इंटरनेशनल? डिफरेंट है। मैंने बताया स्टैटिस्टिकल सर्वे हो सकता है जो पाकिस्तान आइटम्स इस्तेमाल कर रहा है वो सारी दुनिया तो ना कर रही मेरे भाई। तो ये ग्लोबली जो है उनके अपने अपने एचएस कोड उनको प्रोडक्ट को लगाए गए हैं। वो अब पता नहीं, अब जो गोरे हैं वो कौन कौन सी आइटम्स जो है वो पहनते हैं, खाते हैं, उनकी मशीनरी, उनकी चीजें, हो सकता है हमारे से बहुत सारी चीजें उनकी डिफरेंट हो। तो ग्लोबली वाली कहानी नहीं है कोई भी।
हर एक के अपनी अपना तरीकाकार है। एचएस कोड मैंने कहा अरेंज किए हुए हैं, तरतीब दी हुई है। तो जो सर टी का एचएस कोड जो पाकिस्तान में है, नॉट नेसेसरी वो इन दी बाकी जो दुनिया है उसके अदर पार्ट्स में दुनिया के भी हो वही वाला एचएस कोड, नॉट नेसेसरी। उसमें उसमें सपोज जब आप इंटरनेशनल जैसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं सर, उसमें वो एचएस मैं बता देता हूँ इसमें जो जो सारे नहीं, मैं हो सकता है कि 6115 एचएस कोड पाकिस्तान की आइटम है, पाकिस्तान सेल कर रहा है, वो कहता है मैं 100 सेल कर रहा हूँ, 6115 कोड लगेगा, 8 डिजिट आगे उसके 60-10 कर लो, 60-20 कर लो, गोरे का उससे कोई ताल्लुक नहीं उस एचएस कोड से, ओके। उसे उस लेकिन सर कोई प्रोडक्ट से साल्ट ताल्लुक है। सेल कर रहा है तो साल्ट में तो सेम ही होगा ना हर जगह से जो साल्ट सेल हो रहा है, लेट्स से अगर अरे साल्ट यार सेल ये हो रहा बड़ा है। बेतुका सा सवाल है जो मुझे तुम्हारी ना इसकी समझ नहीं आ रही कि तुम पूछना क्या चाह रहे हो। पहले अपने क्लियर करो क्वेश्चन को ताकि मैं उसका पूरी तरह से जवाब दे सकूं। क्या आप पूछना सर क्या चाह रहे हो? कहने का मतलब ये जो आइटम एक जैसी है वो तो हर जगह एचएस कोड सेम लगेगा ना। यार मैं ये अगर कह रहा अगर हूं कि अगर दुनिया में बाकी वर्ल्ड में एचएस कोड यूज ही ना होते हो तो फिर तुम्हें यहाँ बैठ के पता है अमेरिका में कौन कौन से एचएस कोड किन किन आइटम के यूज हो रहे हैं? फिलहाल तुम पाकिस्तान की बात करो ना, जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, जो इन चीजों को जी देख रहे जी हैं। तुमने अमेरिका जी में जी जाके तो अमेरिका का सेल्स टैक्स तो डिफरेंट होगा ना, वो तो वैल्यू एडिशन टैक्स लेते हैं, वो तो मौके पे टैक्स वसूल कर लेते हैं, वैट। ये टैक्स जो हम जी 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 पाकिस्तान का भी पढ़ रहे हैं, आप इसी को कॉन्सेंट्रेट करें कि इसमें जो एचएस कोडिंग है, ये जो हार्मोनाइज सिस्टम हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बनाया है, हमने इसके मुताबिक चीजों को जो कोड असाइन किए हैं वो उनको हम स्टडी कर रहे हैं। जी गोरों जी से या दूसरी दुनिया से या इंडिया से या बाकी चीजों से तो हमारी गर्ज ही नहीं। मेरी बात समझ गए होंगे आप? जी सर। जी ठीक ठीक। वो तो एक एक्स्ट्रा नॉलेज है ना। अगर आप इंडिया का टैक्स पढ़ना चाहते हैं तो वो फिर इंडिया का टैक्स को पढ़ाएगा, तो आपको उससे पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा वहां पे कैसे सेल्स टैक्स को किया जाता है, एचएस कोडिंग क्या है। अगर आप अमेरिका का टैक्स पढ़ेंगे तो आपको अमेरिका का पता लग जाएगा। मैं अमेरिका का टैक्स तो पढ़ा नहीं सकता आपको, यूरोप का टैक्स नहीं पढ़ा सकता, मैं तो पाकिस्तान का टैक्स पढ़ा सकता हूँ, उसके एचएस कोड बता सकता हूँ। इज इट राइट? तो मेरा ये हेडेक जी नहीं ठीक। है अमेरिका में कौन से एचएस कोड यूज हो रहे हैं, मेरे वाले हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, मुझे क्या उससे लेना देना भाई। मुझे तो अपने एचएस जी कोडों ठीक। से गर्ज है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जहां पे मुतमईन हो जाए कि हाँ जी आपने सही एचएस कोड लगाया जी, आपकी प्रोडक्ट ठीक है जी, आपने सेल सही किया जी, रेट सही लगाया जी, मुझे तो इससे गर्ज है। ठीक हो गया? जी सर। जी ठीक। हाँ जी। इतना बड़ा नॉलेज नहीं मैं लेके बैठा हुआ कि पूरी दुनिया के मैं एचएस कोडों को स्टडी कर रहा हूँ रात को बैठ के। मैं पागल हूँ? मुझे किसने कहा है कि भाई तुम पूरी दुनिया के एचएस कोड स्टडी कर, वहां पे कौन कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं, नमक का वहां कौन सा, पाकिस्तान में कौन सा है। सर सवाल मेरे बेसिकली भाई एचएस बड़े सोच के कोड समझ किसी के कीजिए प्रोडक्ट मैंने। का डिजिटल नेम जो समझ मैंने के आंसर। पहले आपको शुरू में कहा, मैंने एक मिनट, मैंने आपको शुरू में ये कहा कि आपने सवाल वो करना है जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड हो, जो पाकिस्तान की चीजों से रिलेटेड हो। हमें यूरोप से बाकी चीजों से लेना देना कुछ नहीं है अभी। अभी हम पहले पाकिस्तान के इसको टैक्स को पढ़ेंगे, अच्छी तरह समझेंगे, फिर उसके बाद हमारे पास अगर टाइम होगा तो हम गूगल से सर्च करेंगे और देखेंगे कि इस वक्त यूरोप के एचएस कोड क्या है, अमेरिका के क्या है, नॉलेज के लिए वो बात की बात है। लेकिन पहले हम अपने सिस्टम को तो समझ लेना जो हम पढ़ रहे हैं मौजूदा। क्या ख्याल है आपका? यस सर। जी बिल्कुल सही है सर। जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम सर। इस टॉपिक से जो इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना चाहता है वो जरूर करे। तो उसके सर बारे मेरा में एक मैं क्वेश्चन। बताऊंगा कि हमने इसको कैसे लेकर चलना और कैसे नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी पूछें। जी जी हेलो वालेकुम सर। अस्सलाम। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि फार्मास्यूटिकल्स में जी आवाज आ रही है, जो। आ रही है। जी सर। हाँ जी सर हाँ जी। फार्मास्यूटिकल्स में ना सर, रॉ मटेरियल जो हम्म इंपोर्ट किया जाता है, तो वो लेट्स हम्म। सपोज हम एक तरह का कर रहे हैं, तो उसका रॉ मटेरियल का एचएस कोड होगा या जो डिफरेंट ब्रांड्स हैं उनके हिसाब से एचएस कोड होगा? देखें, इंपोर्ट आप खुद कर रहे हैं तो आपका जो भी बंदा इंपोर्ट मैनेजर है उसको खुद पता होता है सारे केमिकल्स का जो यूज होते हैं, उन केमिकल्स को ही मिक्स करके एक टैबलेट या एक सिरप बनाया जाता है। ठीक है? तो वो रॉ मटेरियल जो है वो बनी बनाई आइटम नहीं होती, क्योंकि आपने उन चीजों को मिक्स करके एक अपनी प्रोडक्ट फिनिश्ड गुड्स का एक एचएस कोड डिफरेंट हो जाता है। ये बात ज़हन में रखिए। तो जो रॉ मटेरियल के एचएस कोड होंगे उनका फिनिश गुड्स के एचएस कोड से इस हद तक ही ताल्लुक है कि उन 3-4 आइटम्स के मिलने से एक फिनिश गुड्स तैयार हुई जिसका एचएस कोड उन सबसे डिफरेंट होगा। तो वो रॉ मटेरियल से रिलेटेड एचएस कोड ही लगाए जाते हैं इंपोर्ट करने के लिए। फिनिश गुड्स का एचएस कोड नहीं लगाया जाता। फिनिश गुड्स आपने खुद तैयार करके मार्केट में सेल करनी है, टैबलेट है, सिरप है, कुछ भी है, तो वो जाहिर बात है वो आपको खुद पता होना चाहिए।
जो सेल्स टैक्स का काम कर रहा है, जिसने इनवाइस काटनी है, जिसने उसको रिटर्न में लेना है। इंपोर्टर के आपको आपकी जो केमिकल है उसने, चूंकि वो उसका पता होता है कि मेरी ये केमिकल्स हैं, 15-20 केमिकल हैं मैंने इंपोर्ट करने हैं, कोई पाउडर हैं, कोई चीज़ें हैं, कोई मिक्स हैं आइटम्स, तो वो उसका अच्छी तरह उसको इसके नॉलेज होता है, तो वो इंपोर्ट करके आपके हवाले कर देगा। तो वो कहेगा ये ले जी इसका जीडी इंपोर्ट का, और ये आपकी जनाब वी बॉक में आ गई है, आपकी रिटर्न में आ गई है नेक्स्टर बी में, आप इसे अपलोड करें और इस केमिकल की स्टॉक क्वांटिटी वैल्यू जो भी इसकी उसकी वहां पे डिस्क्रिप्शन है इसको ले लें, और इन रॉ मटेरियल की आपके पास रेसिपी होती है। हर जो भी आपका आइटम बना रहे हैं, कोई सिरप बना रहा है, कोई शरबत बना रहा है, कोई कुछ भी बना रहा है, तो इवन देन के कोक पेप्सी बन रही है, इवन देन के कोई और जूसेस बन रहे हैं, इवन देन के ये आपकी जितनी भी ये टैबलेट सिरप बन रहे हैं, इन सबकी एक रेसिपी होती है। वो रेसिपी ही एक्चुअली एक कंपनी का एक जो है समझ ले सीक्रेट होता है। वो अपनी रेसिपी जो है उस पर बड़ा जो है ना वो उसको छुपा के रखता है कि जो टैबलेट सिरप मैं बना रहा हूं ये रेसिपी किसी और के पास ना आ जाए। इज इट राइट? यस सर। ये सही। जी। तो सर हम एचएस कोड, अगर लेट्स सपोज जैसे कोविड की वैक्सीन आई थी, तो वो हम सर रजिस्टर्ड करवा सकते हैं सर? एचएस कोड ये भी है हमारे लॉ में? नहीं नहीं, एच एस कोड की कोई ऐसी रजिस्ट्रेशन नहीं है। रजिस्ट्रेशन तो कंपनीज की होती है एससीसीपी में, इसका सेल्स टैक्स ने ऐसा कोई नहीं रखा। एक आइटम है, हाँ आप उसकी अपनी प्रोडक्ट को या ब्रांड को उसको करवा सकते हैं, क्या कहते हैं उसको, रजिस्टर्ड। लेकिन आप यहाँ पे कहें कि मैंने एक आइटम बाजार में मैं ही बेच रहा हूँ, तो वो तो फिर आप ही बेचेंगे ना, कोई और तो नहीं बेच सकता ना, क्योंकि आप उसके डिस्ट्रीब्यूटर हैं या होल सेलर हैं, व्हाट्सएवर जो भी हैं आप, और वो प्रोडक्ट आपने रजिस्टर्ड कराई हुई है अपने नाम से, तो वो तो आप ही के अलावा और कोई सेल नहीं कर सकता, आप तो केस कर सकते हैं उस पर। ठीक हो गया सर। तो सर मतलब एचएस कोड जो हैं ये गवर्नमेंट ही मतलब इनको करती है रेगुलेट, जी, रेगुलेट इंडिविजुअल यही नहीं कर करती है जी सकता? गवर्नमेंट। अगर कोई नई आइटम्स मार्केट में आती हैं तो गवर्नमेंट हर साल अपने एचएस कोड या इजाफा भी कर सकती है, उनको नंबरिंग उनकी थोड़ी सी और बढ़ा सकती है, सर वो अगर इसकी नई प्रोडक्ट आ जाती है। सर इसकी कोई डायरेक्टरी है एचएस कोड्स की, या ये को ऑनलाइन इसका है एचएस डेटाबेस? कोड की जी पूरी डायरेक्टरी या कस्टम को टैरिफ को देखें आप, कस्टम टैरिफ में सारे एचएस कोड मौजूद हैं। वो वही कस्टम टैरिफ है जो पाकिस्तान में यूज हो रहे हैं, वो सारे एचएस कोड उन्हीं की बुनियाद पे चीजों को इंपोर्ट किया जाता है और मंगवाया जाता है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और मैंने अभी क्या कहा था कि मेरे पास एक्सेल में एक पूरी डिटेल्ड एचएस कोड की एक्सेल में मौजूद है, जिसमें सर्च करना आसान होता है, किताबों में ढूंढना मुश्किल हो जाता है। तो वो मैं आपको जब पढ़ेंगे आप आगे चल के, तो मैं आपको शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह ताला, ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ओके सर, ठीक है? बहुत अच्छे। हाँ, थैंक वो कोई मसला नहीं जी। तो चीजें तो आपको बहुत सारी शेयर होनी है। अब ये शीट है, ये यहाँ पड़ी थोड़ी रहनी है, तो आपको शेयर हो जानी है ग्रुप में अभी। यू जी। क्लियर होगी बात? हाँ, थैंक यू। ताकि आपने जो ये आज मैंने लेक्चर दिया है, जो आपको बताया, आपको पता हो कि सर ने ये पढ़ाना आगे चल के, तो इंशाल्लाह ताला हमने प्यार मोहब्बत से आगे बढ़ना है। कोई गुस्सा नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। इंशाल्लाह ताला जितना मेरे पास नॉलेज है वो आपको कन्वर्ट करूंगा, ताकि आप आगे चल के बेहतर तरीके से लोगों को ट्रीट कर सके और अपने काम को आगे बढ़ा सके। और फिर उसमें यह भी है कि ग्रुप में आप मेरे से जिसको समझ नहीं आएगी वो ग्रुप में सवाल करेगा, उसको मैं रिस्पॉन्ड सेम डे रात को सेकंड टाइम अपने टाइम से आके उसका रिस्पॉन्ड कर दिया करूंगा। कोई वॉइस मैसेज करता है उसको वॉइस में जवाब मिल जाएगा, कोई लिख के पूछेगा उसको लिख के मिल जाएगा। ग्रुप तो चलता रहना अब सारी जिंदगी, ये इनका यही का आईसीटी का एक कमाल है कि ग्रुप खत्म नहीं होता। 10 साल भी अगर रहेगा तो ये ग्रुप सबके पास रहेगा, और इसमें जो जो जब भी पूछता जाएगा उसको उसका सवाल का जवाब मिलता जाएगा। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि आप लोग आपस में एक दूसरे के जब पढ़ते जाएंगे, दोस्त बन जाएंगे, तो फिर हो सकता है कि आप एक दूसरे को खुद ही ये नॉलेज कन्वर्ट करें, क्वेश्चन के आंसर करें। जब किसी को समझ किसी ना आए तो फिर वो मेरे से पूछ ले कि सर प्लीज़ ये ज़रा बता दें कि नई चीज़ आई है, ये कैसे होनी है, क्या करनी है। तो इसका राब्ता यानी टूटना नहीं है। ये नहीं है कि मैंने फीस ली या आईसीटी ने फीस ली या मुझे उसने फीस पे की तो इसके बाद ताल्लुक खत्म हो गया। ताल्लुक काफ़ी देर तक रहना। अभी तीनों ग्रुपों के बच्चों के कहीं कई बच्चों के साथ ताल्लुक कायम है। ठीक है? वो आप भी सवाल करते हैं तो उनको उसका जवाब मिल जाता है इंशाल्लाह। अच्छा इज इट सर, राइट? यहाँ पे जी जी जी। सर ये वो जो आप रिटर्न दिखा रहे थे उसमें एनेक्स सर के और ई भी नजर आया था। यार के और ई जो है ना, ये स्टील प्रोडक्ट्स की जो शिपिंग है ना, जो तोड़ते हैं जहाजों को ला के पोर्ट पे, जी शिप ब्रेकिंग। ठीक। और आप जी में जी। से कितने बंदे हैं जो कराची स्टील या शिप ब्रेकिंग से में इन्वॉल्व हैं? वैसे मैं मोटा सा इसका बता दूंगा, बहुत कोई कम। मसला नहीं है।
शायद एक भी ना हो, जी ऐसी लेकिन यहाँ पर मैं फिर भी बता दूंगा, ये शिप ब्रेकिंग से रिलेटेड है, और अनेक्स्चर फेडरल एक्साइज ड्यूटी है जो सेल्स टैक्स से थोड़ी डिफरेंट है, ये उससे रिलेटेड है। इसके बारे में भी एंड वाले लेक्चर्स में मैं आपको नॉलेज दे दूंगा राइट सर, कि अगर कोई राइट सर। फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी सेल्स टैक्स के साथ, ये फेडरल एक्साइज ड्यूटी का एक्ट है 2005, जरा जेन में रख लें, ये 100 सफों का है जस्ट, और ये भी भाई मिल जाता है एफबीआर की वेबसाइट पे। फेडरल एक्साइज ड्यूटी का एक्ट है 2005, ठीक है, उसमें कुछ अमेंडमेंट हो गए, वो अपडेट है, वो एफबीआर की साइट पे पड़ा है। एक्ट में आप खोलेंगे तो एक्ट में आपको ये फेडरल एक्साइज का भी एक्ट मिल जाएगा। तो ये एक गवर्नमेंट एक्स्ट्रा टैक्स इकट्ठा करती है कुछ चीजों पे, जैसे सिगरेट्स हैं, जैसे आपके कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जो वो एक्स्ट्रा टैक्स इकट्ठा करती है उसे सेल्स टैक्स में ऐड नहीं करती, उसको अलहदा से चार्ज करती है। जो अलहदा से चार्ज किया जाता है कि एक्स्ट्रा टैक्स इदारों से, मैन्युफैक्चरर से, और जिसकी बुनियाद पे 20 रुपए 15 रुपए वाली कोक जो है 60 रुपए की हो गई, वो इसी वजह से हुई कि उनका टैक्स डबल हो गया, उन्हें तकरीबन 36% टैक्स तकरीबन पे करना पड़ता है। वो एफईडी है। वो एफईडी में 18 नॉर्मल टैक्स है, और बाकी ऊपर वाली जो है वो एफईडी में, और उसकी यहाँ पे उसकी सारी डिटेल्स या फिगर्स आती हैं। जो बंदे डबल में मतलब डबल काम कर रहे हैं कि उनको सेल्स टैक्स भी पे करना पड़ता है और एफईडी भी पे करनी पड़ती है, तो वो ए सी के अलावा ई में भी उनको एंट्रियां करनी पड़ती हैं। और ई में एंट्रियां वो कौन सी करते हैं? जो फेडरल एक्साइज टैक्स है, जिसको एक्साइज टैक्स कहते हैं, एक्साइज ड्यूटी भी कहते हैं। एक्साइजेबल सही है गुड्स पे ये टैक्स लगता है। ये किन चीजों पे टैक्स लगता है? एक्साइजेबल गुड्स पे ये टैक्स लगता है, जिसको एक्साइज ड्यूटी भी कहते हैं हम। ठीक हो गया? क्लियर? जी सर। जी सर, जी ये सर, अनेक्सर के मैंने बता ही दिया। ये जी जी शिप जी ब्रेकिंग जी से रिलेटेड है। जब जी बड़े जी बड़े शिप जहाज तोड़े जाते हैं तो उनका स्टील जो इकट्ठा होता है, इसको 85% के करीब वो मानते हैं कि 85% जो है ना वो स्टील होगा, 15% बाकी इसमें से वो स्क्रैप निकलेगा जो स्टील से रिलेटेड नहीं होगा, लकड़ी होगी, समथिंग होगा। तो वो जो 85% स्टील एक जहाज को तोड़ने से आना है, तो ये उनकी डिटेल्स हैं यहाँ पे। शिप नंबर जी, अब हमारे पास शिप नंबर कहाँ से आया, क्या समझाऊं मैं? कोई जहाज टूटा हो, आप मुझे बताएं जी, शिप यहाँ पे डालते हैं सर, यहाँ पे ये एंट्री जीडी डिटेल जी, कि जाहिर बात है वो इंपोर्ट हुआ है जहाज शिप ब्रेकिंग के लिए, वो पोर्ट पे लगेगा आके। मैट्रिक टन, 1 मैट्रिक टन 1000 kg के बराबर होता है। पता नहीं वो 1 लाख मैट्रिक टन का है या 10 लाख मैट्रिक टन का है। फिर मुख्तलिफ पोर्ट्स हैं, ग्वादर में लगा है, पोर्ट कासिम पे लगा है, कहाँ पे लगा है, ये कॉलम बता रहा हूँ, ये 4 कॉलम नजर आ रहे हैं ना, शिप नंबर, जीडी डिटेल, जी जी मैट्रिक टन, एलडीटी, कलेक्ट्रेट, पीरियड इन मंथ्स रिक्वायर्ड फॉर ब्रेकिंग। उसने कहा कि ये भी मेंशन करो, एफबीआर ने कहा कि कितने महीने में तुम उसे तोड़ लोगे। इज इट राइट? तो ये सारी तफसील यहां पे देनी है। फिर उसके बाद उसने कहना जी, अब सेल किया आपने तोड़ के लोहा, वो जो सप्लाई है फिर उसको डालना है यहां पे। ये कॉलम देखें, पार्ट ए पहले। पार्ट ए, स्टील मेल्टिंग एंड री रूलिंग, सेल्फ जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी। जो तो स्टील मेल्टिंग कर रहे हैं और री रूलिंग कर रहे हैं, उनके लिए जी कि आपने यूनिट कंज्यूम कितने किए, इसके लिए शेड्यूल, स्केजुअल, स्केजुअल अभी दिखाता हूँ, ठहर जाओ, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में दिखाऊंगा। वो स्केजुअल गालबन 10 है, नहीं 12 है, सॉरी, स्केजुअल 12 है, वो भी मैं स्टडी करवा दूंगा आपको। उससे आपको सारी समझ आ जाएगी स्टील की, कि अगर किसी स्टील फैक्ट्री का काम आपको मिलता है सेल टैक्स का, तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है, वो भी बता दिया जाएगा। जो मुख्तलिफ सरिया बना रहे हैं, बिलेट्स बना रहे हैं, ये चीज़ें ऐसी बना रहे हैं लोहे की जो इस्तेमाल होती हैं आपकी मैन्युफैक्चरिंग में, घरों की तामीर में, कहीं भी और, या उनसे कोई और प्रोडक्ट बनती हैं, उनसे मशीनरी बनती है, उन प्रोडक्ट से लोहे की प्लेट्स हैं बड़ी बड़ी, तो उनका सारा रिटर्न कैसे फाइल करनी है वो भी आपको बता दी जाएगी इंशाल्लाह ताला, वो कोई मसला नहीं है। और जी कोई क्वेश्चन, एनीवन? मेरा ख्याल आज के लिए जी काफ़ी है इतना, तो जी इंशाल्लाह ताला ठीक है जी अगले लेक्चर में इसको हम स्टडी को आगे लेकर बढ़ेंगे, और होपफुली इंशाल्लाह हम फ्रेंड्स की तरह आगे चलेंगे। बस सवाल ज़रा ये रखना है कि आपने टॉपिक से रिलेटेड रखना है, मुझे खुशी होगी। हाँ, इन- टॉपिक से हट के करना है तो वो सेल्स टैक्स से रिलेटेड ही हो, कोई मसला नहीं। मतलब टॉपिक पढ़ा रहे हैं आपको, एंड में 15-20 मिनट मिलते हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, तो उसमें आप कोई भी टैक्स से रिलेटेड सवाल कर सकते हैं जो सेल्स टैक्स है उससे रिलेटेड। नए बंदे हैं, आप कुछ पुराने हैं, अब पुरानों बंदों को कहीं काम कर रहे हैं, कहीं दिक्कत पेश आती है तो वो भी पूछ सकते हैं कि सर ये देखें जी, अब ये मैं ये काम कर रहा हूँ,
तो अब मुझे ये प्रॉब्लम पेश आई है, तो प्लीज़ ये हेल्प कर दें कि हम इसको कैसे लेकर चलें। ठीक है, तो होपफुली आपकी पूरी पूरी हेल्प की जाएगी इंशाल्लाह ताला, आपको मायूस नहीं किया जाएगा। हाँ थैंक यू सर, थैंक यू। जी, कोई मसला नहीं, नॉट अ मैटर। अब मैं इसको अभी शेयर करता हूँ आपके व्हाट्सएप में, व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर करूँगा थोड़ी देर में इंशाल्लाह ताला। आपको मिल जाएगा, तब 5-10-15 मिनट में मिल जाएगा आपको। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। ओके जी, थैंक यू वेरी मच सर, आप ओके, सबको। अल्लाह हाफिज। Okay, अल्लाह जी, हाफिज Allah जी। Hafiz. Hopefully, you जी guys अल्लाह would हाफिज। have enjoyed class. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज, ये मानो।